नमस्ते बच्चों। बड़े घर की बेटी भाग 2 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आनंदी विवाह के बाद जब अपने घर में आई, अपने ससुराल में आई, तब वहां पर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि उसे बड़े घर की बेटी लोगों ने पुकारा। तो यहाँ तक हमने अपने पहले वीडियो में कर लिया था, यहाँ से हमें आरंभ करना है। एक बात सिर्फ आनंदी के पिता के बारे में मुझे आपको बतानी थी कि आनंदी के पिता को ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी का पद मिला हुआ था। मतलब वे उन्होंने कोई लॉ कानून की पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी फिर भी वे वहां पर जो उनकी रियासत में, जो उनके प्रोविंस में, जो उनके रियासत में अगर कोई छोटे मोटे झगड़े अगर हुआ करते थे तो उसका निपटारा वे किया करते थे। तो इसीलिए वहां की जो सरकार थी, उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने उन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी का पद दिया हुआ था। तो जैसे कि छोटा सा इसके पीछे जो इसमें एक छोटा सा जो एक ये है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे हैं शाहरुख खान का। तो शाहरुख खान ने यहाँ पर डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने यहाँ पर ली नहीं है, लेकिन उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री यहाँ पर प्रदान की गई है शाहरुख खान को। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री वहां पर उन्हें दी गई थी। तो उन्होंने वहां पढ़ाई नहीं की है, उसके बाद भी उन्हें ऑनरेरी उन्हें डिग्री प्रदान की है। ठीक वैसे ही ठाकुर भूप सिंह को ठाकुर भूप सिंह को भी ठीक इसी प्रकार से ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी का पद उन्हें दिया गया था। वापस आते हैं हम इसमें, पहले क्लियर स्क्रीन करें हम। 1 सेकंड। भूप सिंह के बारे में एक और बात है कि ठाकुर भूप सिंह के पास ऋण, ये ऋण क्या है? ऋण का अर्थ होता है, अर्थ यहाँ पर वैसे ऋण है, रसीला और रमजान में आपने ऋण शब्द पढ़ा है, बात अठन्नी की में आपने ऋण शब्द पढ़ा है। पर यहाँ पर ऋण शब्द से तात्पर्य है फंड, यानी सरकार की ओर से दिया जाने वाला फंड, जिससे कि वो जो तालुकेदार है वह अपने एरिया में लोगों की जरूरतमंदों की मदद कर सके, अपने एरिया में कुछ काम करवा सके। तो इसीलिए उसे फंड दिया जाता और उसे ही ऋण कहा जाता। तो उन्हें वो ऋण भी दिया जाता था, वो फंड भी दिया जाता था गवर्नमेंट की ओर से। तो ये शब्द यहाँ पर ऋण, इसीलिए यहाँ पर ऋण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हम आते हैं कि एक दिन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि आनंदी विवाह के बाद अपने ससुराल में आई थी। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह, लाल बिहारी कौन है? आनंदी का देवर, दो चिड़िया लिए हुए आया। दो चिड़िया लिए हुए आया मतलब गांव में लोग अक्सर चिड़ियों का शिकार करते हैं, और जैसे आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, उसी प्रकार से ये लोग चिड़ियों का शिकार करके उसे पका करके खाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो लाल बिहारी था वो भी दो चिड़िया लेकर के आया, दो चिड़िया लेकर के आया और भावज से उसने कहा, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर अभी अभी उठी थी और उसकी राह देख रही थी। राह देखना मतलब, यहाँ पर राह देखना एक मुहावरा है। राह देखना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। राह देखना का अर्थ है प्रतीक्षा करना, राह देखना, बाट बाट देखना या बाट जोहना, बाट देखना, इन दोनों का अर्थ है प्रतीक्षा करना। इन दोनों मुहावरों का अर्थ है प्रतीक्षा करना, और बाट देखना, बाट जोहना दोनों होते हैं। तो अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। नया व्यंजन मतलब यहाँ पर व्यंजन से तात्पर्य है नया पकवान। क्या है नया पकवान? जो लाल बिहारी सिंह लेकर के आया है, दो चिड़ियों को मार करके लाया है वो। अदरवाइज व्यंजन का एक और अर्थ होता है, जो हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं, क ख ग घ, जो हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, हिंदी में उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो अब वह नया व्यंजन पकाने बैठी। नया व्यंजन किसके लिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, वह से तात्पर्य किसका है? तो वह से तात्पर्य है आनंदी। नया व्यंजन किसके लिए बनाने बैठी? तो नया व्यंजन बनाने के लिए वह लाल बिहारी के लिए बनाने के लिए बैठी, लाल बिहारी के लिए नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा, हांडी एक प्रकार का बर्तन है। जब उसने हांडी में देखा तो जो घी था, घी, घी इकारांत शब्द है, याद रखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन। चांदी के अलावा मैक्सिमम जो ये शब्द है वो पुल्लिंग होते हैं। मेटेरियल नाउन, चांदी, चांदी सस्ती है, घी महंगा है, तो इकारांत होने के बाद भी यह शब्द पुल्लिंग है, याद रखें इस बात को। तो जब हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। कितना होता है पाव भर? 250 ग्राम। तो पाव भर से घी अधिक न था।
बड़े घर की बेटी थी, उसे एक एक कनस्तर 15 लीटर 50 लीटर इस तरह से उसे घर में खर्च करने की आदत थी। तो उसे बचत क्या चीज होती है वह क्या जाने। किफायत का अर्थ होता है बचत करना, टू सेव, सेविंग करना। तो इसीलिए कहा गया है इसमें, आप कई जगह पढ़ते होंगे, आनंदी किफायत ही नहीं थी। किफायत क्या जाने, उसे क्या पता कि किफायत क्या चीज होती है। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा भी घी, लाल बिहारी को दाल में घी खाने की आदत थी, उसने थोड़ा भी घी लाल बिहारी को दाल में खाने के लिए नहीं बचाया, और उसने सारा का सारा घी मांस पकाने में, वो जो चिड़िया पका रही थी उसको पकाने में उसने डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था, बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। घी क्यों नहीं छोड़ा मतलब, हम जैसे तड़का लगाते हैं दाल में तो हम उसको दाल में डालते हैं, इस घी में जीरा वगैरह लगा करके हींग डालते हैं, जीरा डालते हैं। सबकी अपनी अपनी आदत, जैसा भी सबका तरीका है। तो दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, यह लाल बिहारी ने पूछा। किससे पूछा, आनंदी से पूछा। तो जैसे उसने ये सब आनंदी ने पूछा, आनंदी से, आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया। तो उसने कहा कि जितना भी घी था सब मांस से पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उड़ गया। उड़ गया मतलब खत्म हो गया। तो आनंदी ने एकदम बहुत ही आराम से उत्तर दिया, हाँ ठीक है परसों आया होगा, कोई बहुत, मानो कहना चाहती हो कि कोई तुमने एक पीपा घी यानी एक टीन घी ला करके 15 लीटर घी ला करके नहीं रख दिया था, थोड़ा ही घी था, तो आज थोड़ा ही बचा था, कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। मतलब जितना घी तुमने मंगाया था उसमें से थोड़ा ही बचा था। कहने का अर्थ है कि थोड़ा ही मंगाया था और तुम उतने के लिए भी मुझसे पूछताछ कर रहे हो। तो जैसे सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, आनंदी की यह बात लाल बिहारी को तीर की तरह चुभी। उसे ऐसा लगा कि मानो उसकी भाभी उसके घर का, और उसके मतलब उसके घर का मजाक बना रही है, और वो इस छोटी सी बात पर तिनक गया। और एक बात है कि जैसे सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, वैसे ही भूखा इंसान, जिस इंसान को भूख लगी होती है, और भूख से जो इंसान पागल होता है, तो वो जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। उसे ऐसा लगा कि भाभी कहेंगी ओहो घी खत्म हो गया, क्या करूं, इस तरह से भावच कहेगी, उसकी भाभी कहेगी। पर उस आनंदी ने ऐसा नहीं कहा। आनंदी ने जो सही था वही बात कही कि परसों थोड़ा ही घी आया था और उसमें से जो थोड़ा बचा था वो मैंने मांस में डाल दिया। और वैसे भी जब इस तरह का हम भोजन पकाते हैं तो उसमें घी और तेल थोड़ा ज्यादा ही लगता है, मसाले ज्यादा लगते हैं। तो लेकिन आनंदी की यह बात लाल बिहारी को चुभ गई, और वह तिनक कर बोला, गुस्से में बोला, जैसे मैके में घी की नदियां बहती हो तुम्हारी। जो स्त्रियां होती हैं, हालांकि मैं ये जो संवाद लिखा गया है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कोई स्त्री गाली सह ले, मार भी सह ले, लेकिन चूंकि प्रेमचंद जी ने लिखी है यह बात, इसलिए पढ़नी पड़ रही है। स्त्री गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। अक्सर बच्चे इस बात को, इस वाक्य को नहीं समझ पाते कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का। तो कहने का अर्थ है कि जैसे हाथी की मरने के बाद भी उसकी कीमत होती है, उसकी बोली लगती है, उसके दांतों की, उसके उसका जो स्किन होता है उसकी, तो हाथी के मरने के बाद भी उसकी कीमत होती है। वैसे ही मेरे पिताजी तालुकेदार नहीं है, लेकिन फिर भी सम्मान में कोई कमी नहीं है, वे अभी भी उतने ही रिच हैं, वे अभी भी उतने ही संपन्न हैं। तो हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो नित्य नाई और कहार खा जाते हैं। तो नाई और कहार का क्या अर्थ है, नाई और कहार का, तो नाई और कहार जो घर में काम करने वाले लोग हैं वहां पर आते थे, उसे यानी उनके उसके घर के नौकर। तो इतना घी नित्य नाई और कहार खा जाते हैं। कहार कौन होता है, कहार जो डोली को उठाता है। डोली में पहले के जमाने में रेलगाड़ी, बसेस और जो कार होती वे नहीं होती थी। लोगों को कहीं आना जाना होता तो वो डोली का उपयोग करते थे, और दो लोग आगे से दो लोग पीछे से उठाते थे, और इस तरह से लोग आते जाते। तो उसका कहना है कि इतना घी तो मेरे यहाँ नौकर खा जाते हैं और कोई पूछता भी नहीं है, तुम मुझसे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे मतलब इतना पूछताछ कर रहे हो। लाल बिहारी आनंदी की इस बात से जल गया। जल गया मतलब, यहाँ पर जल गया का अर्थ है क्रोध में आ गया। थाली उठाकर पटक दी, जिस थाली में खा रहा था उठाकर पटक दी, और उसने कहा कि जी चाहता है जबान, तुम्हारी जो जीभ है उस जीभ को खींच लो। मतलब जो तुमने मेरे सामने जो जबान चला रही हो उसका मैं तुम्हें सजा दूं, मतलब तुम्हें चुप करा दूं मैं।
आनंदी को भी क्रोध आ गया। वो कोई ऐसे अरे गहरे घर से तो थी नहीं, और वैसे उसका अपना आत्मसम्मान था, बस हर किसी का अपना आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमानी थी वो। मुंह लाल हो उठा, इस अपमान को सह नहीं पाई, बोली वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। वे मतलब है यहाँ पर, वे का अर्थ क्या है, श्रीकंठ सिंह। तो उसने अपने पति श्रीकंठ सिंह के बारे में कहा कि अगर श्रीकंठ होते तो इसका मजा तुम्हें चखा देते। लाल बिहारी यह भूल गया कि वह अपने भाई के बारे में बात कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि लाल बिहारी अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। अगर उसके भाई सामने बैठे हैं तो वो कभी भी वहां बैठता भी नहीं था, वो खड़ा ही रहता था। जैसे कैसे किसी मालिक के सामने नौकर खड़ा रहता है, वैसे ही वह खड़ा रहता था। तो अब अनपढ़ उज्जड लाल बिहारी से न रहा गया। मैंने आरंभ में आपको बताया अनपढ़ उज्जड उसके बारे में। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी। उसने अपनी खड़ाऊ उठाई और आनंदी की ओर फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो, मतलब जिसके गुमान पर तुम इतना बात कर रही हो, तुम इतना जो अभिमान दिखा रही हो, तुम इतना घमंड दिखा रही हो अपना, भूल गया कि अपने भाई के बारे में बात कर रहा है। जिसके गुमान पर इतनी फूली हुई हो उसे भी देखूंगा, मतलब अपने भाई के बारे में कह रहा है, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। आनंदी से यह अपमान सहा नहीं गया। उसने अपने हाथ से खड़ाऊ रोकी, लेकिन एक पहलवान के हाथ से फेंकी गई वह खड़ाऊ, उसमें कितना वेग होगा, कितनी गति होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। उसका सिर बच गया, लेकिन जिस वेग से वह खड़ाऊ उसकी ओर आ रही थी, उसने अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश की तो उंगली में उसे बहुत चोट आई। इतनी स्वाभिमानिनी वहां से उठी और इतनी क्रोध में थी कि जैसे हवा हवा में जो पत्ता है वो हिलता है, वैसे ही कांप रही थी अपनी उस क्रोध से, जिस जो आज उसके स्वाभिमान पर इस तरह से प्रहार हुआ था, जिस तरह से उसका अपमान किया था उसके देवर ने। तो अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री को अपने पति के बल और पुरुषत्व का बहुत घमंड होता है। अपने पति के अपने पति के ही बल पर वह ससुराल में या कहीं पर भी वह अपनी बातें करती है। तो आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीकर रह जाना मतलब अपमान को सह लेना, अपमान सह लेना। तो आनंदी अपमान सहकर वहां पर रह गई। और श्रीकंठ से क्या था, श्रीकंठ से आप आगे पढ़ेंगे इसमें कि वे इलाहाबाद जाया करते थे। तो श्रीकंठ से जो थे वे हफ्ते में जो 5 दिन 6 दिन थे वे काम पर रहते थे, 5 दिन, और शनिवार को घर आया करते थे। 5 दिन काम पर रहते थे, शनिवार को छठे दिन घर आते थे। तो बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, गुरुवार। तो बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी, लिख लें आप, बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। और 2 दिन तक, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, शनिवार शाम तक, शाम को आते थे, लेकिन गांव के लोग इतना मानते थे श्रीकंठ को कि वे उनके आने के साथ उनको अंदर नहीं जाने देते, उनके घेर कर बैठ जाते थे, समाचार के बारे में पूछते थे, कुछ नए मुकदमों के बारे में बातचीत किया करते थे, और एकदम 10 बजे रात तक, 8 9 10 बज जाते थे श्रीकंठ को उनकी बातें सुनते सुनते। तो बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी, शुक्रवार बीत गया, और शनिवार को जब शाम के समय श्रीकंठ वापस आए तो भी वे आनंदी के पास नहीं जा पाए, क्योंकि गांव के लोगों ने उन्हें घेर कर रखा था, इधर उधर की बातें, देश की बातें चल रही थी। और उसके बाद 10 बजे रात को वे आनंदी के पास पहुंच पाए। उससे पहले हमें ये पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है। तो श्रीकंठ से शनिवार को घर आया करते थे, बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी, और 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन क्या होता है? कोप भवन रामायण में अगर आप पढ़ेंगे तो रामायण में कैकेयी, आपने कैकेयी के बारे में पढ़ा होगा कि कैकेयी को जब दशरथ से अपनी बात, 2 वर मांगने की बात और मनवाने की बात थी, तो जब उन्होंने दशरथ से इस बात की मांग की कि मेरा पहला वर यह है, पहला मुझे वरदान यह दीजिए कि यहाँ के जो राजा है, अयोध्या के जो राजा है, वे श्री राम की जगह कौन बनेगा? मेरा पुत्र भरत बनेगा। तो दशरथ ने जब इस बात को मानने से मना कर दिया तो कैकेयी कोप भवन में जाकर के बैठ गए थे। कोप भवन यानी घर में वह हिस्सा जहां अगर हम क्रोध में हो तो हम जाकर के बैठ जाए, जिससे कि घर वालों को मालूम पड़ जाए कि हम गुस्से में हैं। भगवान न करे किसी के घर में ऐसा कोई कमरा भी हो। तो आनंदी, तो यहाँ पर कहा गया है कि आनंदी चूंकि 2 दिन तक अपने कमरे में बंद रही, इसीलिए उसके कमरे को कोप भवन कहा गया।
ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। बाट देखना मतलब राह देखना, अभी हमने इसके बाद। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए। शाम हुई और वे घर आ गए, और यहाँ वहां की बातें की, कुछ देश काल समाचार संबंधी, तो ये सब नाना प्रकार की बातें की। नाना प्रकार की मतलब तरह तरह की बातें की। और उसके बाद, इन सब बातों के बाद, जब यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही, गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था, मतलब इन बातों में इतना अच्छा लगता था उनको कि उन्हें लगता था कि एकदम एक्सप्लोर करते थे नई नई बातों को, क्योंकि उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था कि कोई टेलीविजन हो, रेडियो भी बहुत मुश्किल से किसी के घरों में होता होगा। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश के बारे में, विदेशों के बारे में तो बहुत दूर की बात है, देश के बारे में भी समाचार मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो लोगों को इन बातों को सुनने में श्रीकंठ के मुंह से बहुत आनंद मिलता था, और खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। सुध बुध खोना मतलब एकदम होशावास खो करके श्रीकंठ की बातों में लिप्त हो जाते थे। इतना कि श्रीकंठ को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। पिंड छुड़ाना का अर्थ है पीछा छुड़ाना। जैसे आप किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हो, और वो मित्र है कि वो आपके साथ बात किए जा रहा है, और आपको अंत में कुछ झूठ बोलना पड़े कि भाई क्या करूं, देखो मेरे पिताजी का कॉल आ रहा है, मुझे पिताजी से बात करनी है, बाय बाय टाटा, इस तरह से आप पिंड छुड़ाते हैं। लेकिन श्रीकंठ को इन लोगों से पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट में काटे। कौन से 2-3 घंटे? शाम के अगर 5 से 6 बजे तक अगर वहां पर श्रीकंठ आ गए हों, तो तब से लेकर के 10 बजे रात तक का समय आनंदी का बहुत कष्ट से कटा। जब भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। पंचायत कहने का अर्थ है कि श्रीकंठ के चारों ओर जो लोग बैठे थे वे सब चले गए, तो एकांत हुआ। तो लाल बिहारी ने कहा, लाल बिहारी ने अब यहाँ पर पहली चोट यहाँ पर लाल बिहारी ने कही, कहा भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से ही साक्षी दी, गवाही दी, उन्होंने प्रूफ, एज अ प्रूफ वे वहां पर मानो पेश हो गए। कहा कि हाँ हाँ, मेरा भी यही मानना है, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी फिर उसके बाद तुरंत बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। तो कुर्मी कहार कहने का अर्थ है कि जो लोग मतलब जो थोड़ी नीची जाति के हो, यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? देखिए हम यहाँ जात पात की बात नहीं कर रहे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर प्रेमचंद जी ने लिखा है इस कहानी को, इसलिए ये समझाना, ये बताना मेरा फर्ज फर्ज होता है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यो ही आप ही उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ सी खा पीकर आनंदी के पास गए थे। वह भरी बैठी थी मतलब गुस्से में बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। मतलब अगर आनंदी गुस्से में थी तो थोड़ा मनाना चाहिए था, उससे पूछना चाहिए था। लेकिन ये भी थोड़े से इस तरह से गए कि आनंदी को ऐसा लगा कि अरे क्या हो गया, जैसे हमेशा मुझसे बातें करता है वैसे बात ही नहीं कर रहे, क्या हो गया। तो उनके मिजाज से आनंदी को कुछ ऐसा लगा, तो उसने पूछा आनंदी ने, चित्त तो प्रसन्न है, खुश तो है, क्या हुआ? ऑल वेल, ठीक है सब? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? उपद्रव मतलब किसी किसी बच्चे को खिलौना ना दो तो वो बच्चा कैसे शोर करता है। आनंदी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने के लिए क्या लिखा है यहाँ पर? मुहावरा, त्योरियां चढ़ गई उसकी। इतनी झुंझला गई कि उसके बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो उसको जला दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। यह कथन किसका था? यह श्रीकंठ का था। और ये वाला कथन आनंदी का था। चित्त तो प्रसन्न है, ये किसने पूछा? ये भी आनंदी ने ही पूछा। क्या कहूं? आनंदी ने कहा, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गंवार छोकरा, मतलब एक ऐसा लड़का जिसको कोई पियून के पद पर चपरासीगिरी, मतलब जिसमें इतनी भी योग्यता नहीं है कि कोई उसको चपरासी की नौकरी दे दे, वह मुझे चप्पल से मारकर इस तरह से अकड़ता। ओके। तो अब श्रीकंठ थोड़े से ये हो गए, थोड़े जिस तरह से वो तीखे मूड से आए थे वहां पर, अब थोड़े से सामान्य हुए, और उन्होंने पूछा, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तब आनंदी ने पूरी बात बताई कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी बात पर मेरे मायके को वह बुरा भला कहने लगा। आनंदी ने सारी बातें उसे सुनाई, सारी बातें उसे बताई।
तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा वहां इतना घी नाई का आहार खा जाता है और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी, यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो। आनंदी ने कहा, उसी से पूछो, बुलाओ उसको, पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, एकदम गुस्से में आ गए श्रीकंठ और बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। मतलब अभी तक मैं सुना करता था गांव में, जब मैं गांव में आता था तो सब लोग मुझसे कहते थे यहाँ वहां उसके बारे में, लेकिन आज इतना साहस हो गया कि अपनी भाभी पर उसने खड़ा उठा दिया, खड़ाऊ फेंक दिया। आनंदी जो थी, जैसे यहाँ पर स्त्रियों को कमजोर कहने की कोशिश की है लेखक ने, कि स्त्रियों के स्वभावानुसार वह रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। पर मेरे मत अनुसार स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा स्ट्रांग होती है मेंटली। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध, कभी कभी ही क्रोध आता था, पर चूंकि उनकी खुद की पत्नी रो रही थी तो इस रोने ने, इस आंसू ने, जो उनकी जो रो रही थी उनकी उनकी पत्नी, उसके आंसू ने उनके, मतलब उनके गुस्से पर मानो घी डालने का काम किया। इसीलिए कहा गया है कि स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम कर देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। करवट बदलना मतलब कभी दाएं लौटना, कभी बाईं ओर होना, कभी दाईं ओर होना। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। उद्विग्नता मतलब चिंता। इतने चिंता में थे, इतनी चिंता में थे कि पलक तक नहीं झपकी। लेकिन हाँ, पेशेंस था, सहनशीलता थी, सुबह तक की प्रतीक्षा की। ऐसा नहीं कि वहीं रात के रात 10 बजे 11 बजे अपने पिता के पास चले गए और खड़े होकर झगड़ा करने लगे। ऐसा नहीं, अपने पिता के पास जाकर सीधे कहा उन्होंने, दादा अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। श्रीकंठ से अब तक, मतलब इस तरह से अगर किसी के घर में होता था, किसी के घर में झगड़ा होता था, विवाद होता था, तो अब तक श्रीकंठ से उस घर में जाते थे और घर के बेटे को, बहू को समझाते थे। लेकिन आज वही श्रीकंठ सिंह अपने ही मुंह से घर से अलग होने की बात कर रहे थे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि दूसरों को उपदेश देना, भाषण देना बहुत सहज है, बहुत आसान है, लेकिन जब खुद हम उस पर चलते हैं, उस उपदेश को अपने अपने दिए हुए उपदेश पर स्वयं चलना बहुत कठिन काम है। बेनी माधव सिंह घबरा गए, बोले, अरे क्यों, क्या हो गया? श्रीकंठ सिंह बोले कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है। अब आपके घर में अन्याय और हठ का, जिद का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते, मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता हूँ, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूते की बौछार होती है। कड़ी बात हो तो कोई बात नहीं, कोई एक दो बात कह ले तो मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता। आई कांट टॉलरेट कि मेरे ऊपर, मतलब आनंदी की बात कर रहे हैं वो, कि मेरे ऊपर, कितनी बड़ी बात कही, मेरे ऊपर यानी आनंदी का सम्मान मेरा सम्मान है, तो मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूं, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने घर में हो रहे अन्याय के लिए श्रीकंठ एकदम उठ खड़े हुए। और एकदम, जो वह श्रीकंठ जो माता पिता का, सबका सम्मान करते थे, अपनी पत्नी के ऊपर हो रहे, या घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ उनके घर में, जो ये घरेलू हिंसा हुई उसके घर में, उसके अगेंस्ट उन्होंने, उसके विरोध में उन्होंने आवाज उठाई। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके, बेचारे एकदम चकित रह गए कि वह लड़का जो हमेशा संयुक्त परिवार की बात करता था, आज परिवार से अलग होने की बात कैसे कर सकता है। केवल इतना ही बोल पाए, बेटा तुम बुद्धिमान होकर के ऐसी बात करते हो, औरतें इसी तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। याद रखिए, हमारा फर्स्ट जो वीडियो से मैंने पहले ही कहा था कि बेनी माधव सिंह संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति हैं। तो ये 3 बातें आप जरूर लिखेंगे, अगर प्रश्न आता है सिद्ध कीजिए कि बेनी माधव सिंह संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति हैं। इसका इस वीडियो में अंत में, या इसके थर्ड वीडियो में, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपके सामने, मैं आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, कल मैं शेयर करूंगी। वो भी आप जरूर देखिए। और एक और उसके बाद मैं वीडियो, छोटा सा वीडियो में बनाऊंगी 5 मिनट का, कि आप उसमें यह जान पाएंगे कि आपको सेमेस्टर 2 की तैयारी किस तरह से करनी है। वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, सेमेस्टर 2 आईसीएसई की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वे संकीर्ण विचारधारा के थे, तो कैसे संकीर्ण विचारधारा के थे? पहली बात उन्होंने कही कि स्त्रियों का मर्दों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं है, यह संकीर्ण विचारधारा थी। बहू और जो बेटे की गलती पर पर्दा डाल रहे थे और बहू को दोषी ठहरा रहे थे, यह उनकी विचारधारा को बताती है। फिर स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती, उनको सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है, तो यह उनकी ओछी, गिरी हुई मानसिकता को बताती है। किसकी? बेनी माधव सिंह की। किसके पिता हैं? श्रीकंठ और लाल बिहारी के
पिता है, तो वे कहते हैं उनको सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं, आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने मतलब मैं समझदार हूँ। मैंने गांव के लोगों को कई बार समझाया और घर को टूटने से बचाया, लेकिन आज मेरे घर में अन्याय हुआ है और पशुवत व्यवहार हुआ है जो मेरे लिए असह्य है। आप यही एक अच्छी बात मानिए कि मैंने लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। अब बेनी माधव और श्रीकंठ के बीच में जो बातें हो रही है वो मतलब जो बात धीरे धीमी आवाज में हो रही है वो तेज आवाज में हो गई होगी, और आसपास के जो लोग थे वे ताली बजाने के लिए मतलब अपना मनोरंजन करने के लिए वहां पर इकट्ठा होने लगे, क्योंकि इस घर से, किस घर से, बेनी माधव और श्रीकंठ के घर से, बेनी माधव और श्रीकंठ के घर से आज तक इन लोगों ने लड़ने झगड़ने की आवाज नहीं सुनी थी, और आज उसी घर से ऐसी मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं एकदम रेस्टलेस होने लगी, कुलाने लगी। किसकी आत्माएं? ग्रामीणों की आत्माएं, वो जो गांव के लोग थे उनकी आत्माएं। और वे कोई कोई एक्सक्यूजेस दे करके वहां आने लगे। किसी को उसी समय अपना रिसिप्ट दिखाना था, किसी को हुक्का चिल्लम पीना था, तो बड़े खुश हो रहे थे कि ओहो, अभी समझ में आया, हमेशा आते थे हमें मनाने के लिए कि लड़ो मत, झगड़ो मत, संयुक्त परिवार में रहो, आज क्या हुआ, आज संयुक्त परिवार की याद नहीं आ रही है। तो इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई रसीद दिखाने के बहाने, कोई हुक्का पीने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। श्रीकंठ सिंह पुराने, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है अनुभवी आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए। ताड़ लेना मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पहचान लेना, समझ जाना, समझ गए कि ये जो द्वेषी मेरे द्वार पर आए हैं, ये जो दुश्मन के जैसे मेरे द्वार पर आए हैं लोग, ये लोग अपना एंटरटेनमेंट करने आए हैं, अपना मनोरंजन करने के लिए आए, इन द्वेषियों को ताली बजाने का मैं अवसर नहीं दूंगा। तुरंत बहुत ही सॉफ्ट वर्ड्स में बोले, बेटा जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है। तो यहाँ पर लड़का कहकर पुकारा गया है लाल बिहारी को, और अपराध यानी वो जो अपराध उसने किया है, खड़ाऊ से प्रहार किया है। तो ये जो श्रीकंठ था वो भी समझ नहीं पाया कि अरे अभी अभी तो पिताजी कह रहे थे कि लाल बिहारी की कोई गलती नहीं है और तुम्हारा भाई है उसका कान पकड़ लो, और स्त्री के पीछे अपने इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। अचानक बात क्यों पलट दी उन्होंने? तो अपने पिता के द्वारा पलटी गई बात का अर्थ वह समझ नहीं पाया कि क्यों उसके पिता ने बात पलटी, लेकिन और वो अपनी बात पर अड़ा रहा। क्यों अड़ा रहा? यहाँ लेखक का कहना है कि वो डिबेटिंग क्लब में डिबेट में पार्ट लेता था, तो इसीलिए उसे यह बात नहीं समझ में आई और यहाँ पर भी वह अड़ा हुआ था। तो उसने सीधे कहा कि मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में और नहीं रह सकता। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, और आप, क्योंकि ये सभी जो भी इसमें शब्द है उन सबके अर्थ भी है इसमें। उसके बाद अगले स्लाइड पर आते हैं हम। उसके बाद जब वह इसी तरह से जब वह अड़ा रहा, लाल बिहारी जो है वह जब इसी तरह से जब अड़ा रहा, लाल बिहारी की बात को लेकर के श्रीकंठ सिंह जब इसी तरह से अड़े रहे और अलग होने की बात कर रहे थे, तब बेनी माधव ने बात पलटने की कोशिश तो की, लेकिन श्रीकंठ सिंह नहीं मान रहे थे। श्रीकंठ सिंह नहीं मान रहे थे। उसके बाद बेनी माधव सिंह ने पुचकारा कि बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर उन्होंने मूर्ख कहने की कोशिश की अपने बेटे लाल बिहारी को। तो वह बेसमझ लड़का है। बेसमझ मतलब ना समझ, उसे समझदारी नहीं है। जब हम बे प्रीफिक्स लगाते हैं तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, बेसहारा, बेरोजगार। ओके, तो उससे जो कुछ भूल हुई तुम उसे क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। आवेश आना मतलब गुस्से में आ जाना। क्यों आवेश आ गया? क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये जो लाल बिहारी है उसने गलती की थी। उसने कहा उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सकता, कैसे सकता। उसने एकदम आर या पार वाली स्थिति बता दी। उसने कहा कि या तो वही इस घर में रहेगा या मैं रहूंगा, या तो लाल बिहारी रहेगा इस घर में या फिर मैं रहूंगा इस घर में। श्रीकंठ ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह बात कह दी। उधर लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर
चुपचाप अपने बड़े भाई की बातें सुन रहा था। लाल बिहारी क्या कर रहा था? बड़े भाई की बातें सुन रहा था। बहुत पछता रहा था वो, उसे पछतावा था, इस बात का पश्चाताप था उसे कि मैंने क्रोध में आकर के जो कदम मैंने उठाया है वह बहुत गलत है। उसके बाद उस पैराग्राफ पे आप देखेंगे कि वो जो बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं कि अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था और उसके बड़े भाई ने उसे, मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाया तो उसने मुग्दर की जोड़ी भी उसके भाई ने ला करके दी थी। तो आज उसी भाई के मुख से ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर, हृदय विदारक क्या होता है? पेज नंबर 38 में देखिए लास्ट पैराग्राफ। हृदय विदारक, जो हृदय को तोड़ दे, हृदय को वेदना देने वाली बात, हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। ग्लानि मतलब बहुत तकलीफ हुई, फूट फूट कर रोने लगा। तो उसे अपने किए पर बहुत वह शर्मिंदा था और पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी, उसकी छाती धड़कती थी। छाती धड़कती थी का क्या अर्थ है? उसे डर लग रहा था कि पता नहीं भैया क्या कहेंगे, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा। उसे लगता था कि उसके भाई उसे हमेशा की तरह उसकी गलती पर उसे डांट देंगे, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसने आज एक गलती नहीं की, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक आप यूं कह सकते कि उसने एक बहुत बहुत बड़ा, मतलब एक उसकी जो आज की गलती थी वो अक्षम्य थी, क्षमा योग्य नहीं थी। तो लाल बिहारी ने जब यह बात सुनी कि या तो वह रहेगा या उसके भैया रहेंगे, तो उसने यह सोच लिया कि जब जब भैया ने ऐसा ही निर्णय किया तो मैं ही नहीं रहूंगा, मैं भैया और मम्मी को कहाँ जाने दूंगा। तो वह रोता हुआ घर में आया मतलब अपने कमरे में आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी। अगर आप कहेंगे कि मैम आपको, आप कैसे कह सकते कि वही जाना वाला है, तो उसने मतलब वो तैयारी कर ली उसने कि वह वहां से जाएगा। अपनी आंखें पोंछ ली जिससे कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत आनंदी के द्वार पर आकर बोला, आनंदी के द्वार पर मतलब आनंदी के कमरे के पास गया और आनंदी के द्वार पर आकर के उसने यह बात कही कि भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में अब वे नहीं रहेंगे, इस घर में नहीं रहेंगे, ना ही मेरा मुंह देखेंगे, तो मैं जा रहा हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे अगर कुछ अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करना। और यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। किससे कही यह सारी बातें? किसने कही? तो लाल बिहारी ने कही। किससे कही उसने ये बातें? आनंदी से कही। उसने आनंदी से क्षमा याचना की। यहाँ पर उसने आनंदी से, मानो इन शब्दों में उसने क्षमा याचना की। जिस समय लाल बिहारी ये बातें आनंदी के द्वार पर खड़ा होकर कह रहा था, उसी समय श्रीकंठ भी आए और उनकी आंखों में घृणा की भावना थी। किसके लिए? लाल के लिए। तो ऐसा लगा कि मानो जो श्रीकंठ थे वे लाल की परछाई से भी दूर हटना चाहते, उसकी परछाई भी नहीं पड़ना चाहते, पड़ने मतलब इतने पास भी नहीं आना चाहते थे कि उसकी परछाई भी पड़ जाए उसके शरीर पर। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। और अपने पति पर, अब वो अपने पति पर ही झुंझला रही थी। अरे ये इतने गर्म क्यों होते हैं? ठीक है ना, अगर लाल बिहारी से गलती हो गई तो हो गई, उसे माफ कर देना चाहिए। तो जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। क्रोध पानी होना मतलब क्रोध बह जाना, क्रोध खत्म हो जाना, क्रोध पानी होना। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मन का मैल धोने के लिए, मन का मैल धोने के लिए मतलब अगर हमारे मन में किसी के लिए भी घृणा की भावना हो गई है, इसे ही कहा गया है मैल, तो उसके लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। तो किसी के लिए जलन की भावना, घृणा की भावना, द्वेष की भावना है, तो अगर हमारे मन में ग्लानि होती है अपने सोच के ऊपर, अपने किए पर, और अगर हम मतलब अगर उस ग्लानि के कारण हम भावुक हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, तो इस मन के मैल को धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है, उस नयन जल से परफेक्ट और कोई वस्तु नहीं है। तो अब श्रीकंठ जो है को देखकर, अब श्रीकंठ, आनंदी आनंदी जो है वो श्रीकंठ से कह रही है, सुनो, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से झगड़ा उठाया? मैं नहीं बुलाऊंगा, लाल ये श्रीकंठ ने कहा। पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि वह चल दे। लेकिन श्रीकंठ सिंह न उठे, उनके मन में दया की भावना उस समय बिल्कुल भी नहीं आई। इतने में लाल बिहारी ने फिर से कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा।
और लाल बिहारी इतना कह करके लौट पड़े, निकल पड़े उस घर से, क्योंकि उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, फिर उन्हें मुंह ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर एक बार अंतिम बार देखा और आंखों में आंसू भरकर इतना कहकर लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी ही अपने कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका मतलब किसका? उसका का अर्थ है यहाँ पर लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया, अपने देवर का हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी भाभी से उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो, भाभी मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? आनंदी ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? आप कहाँ जा रहे हो? तो फिर लाल बिहारी ने कहा कि मैं वहां जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना, मतलब एक पांव भी अब आगे मत बढ़ाना, एक पग भी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तब श्री ने कहा, यहाँ पर आप लिख ले, तब श्री ने कहा, क्षमा कीजिएगा, श्री नहीं, तब लाल बिहारी ने यह बात कही, फिर से लाल बिहारी ने यह बात कही कि जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया ने मुझे माफ कर दिया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। तो जब तक मुझे भैया ने मुझे माफ नहीं कर दिया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। अब श्रीकंठ सिंह भी उस अपने कमरे में बैठे ये सब बातें सुन रहे थे और उनका हृदय भी पिघला, हृदय पिघलना, हार्ट मेल्ट होना, हृदय पिघलना। तो हृदय पिघलना का अर्थ होता है मन में दया के भाव आना। तो श्रीकंठ के मन में भी दया के भाव आए। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। फूट फूट कर रोना मतलब बहुत ज्यादा रोना। और लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी ना कहिएगा कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे, आप जो भी दंड दीजिए, मैं उस दंड को स्वीकार कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, अपने भाई लाल को कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। मानो कहना चाहते हो कि फिर तुम कभी ऐसी गलती ना करना कि मैं ऐसा निर्णय लूं। उसी समय बेनी माधव सिंह, जो एक अलग ही दुनिया में थे, वे बाहर से आ रहे थे और दोनों भाइयों को फिर से गले मिलते देख करके आनंद से पुलकित हो गए। वे समझ गए, सारी वस्तुस्थिति वे समझ गए और आनंदी ने जो माफ कर दिया उस भावना को वे समझ गए और उनके मुंह से सहसा ये स्वर फूट पड़े मतलब निकल पड़े कि बड़े घर की जो बेटियां होती हैं वह वे ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। मैंने आपको आरंभ में भी कहा था कि आनंदी बहुत ही संपन्न घराने की थी, लेकिन इसलिए वह बड़े घर की बेटी नहीं कहलाई। लेकिन आनंदी ने जो अपने घर को संभाल लिया, अपने घर को बिखरने नहीं दिया, अपने घर को बिखरने नहीं दिया, उसने उसने आ, उसमें माफ करने की जो भावना थी, माफ करने की जो भावना थी, इसीलिए उसे बड़े घर की बेटी कहा गया है। गांव में जिसने इस घटना के बारे में सुना, उसी ने इन शब्दों में, किन शब्दों में? इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। सराहा मतलब अप्रिशिएट किया। किन शब्दों में? ओहो आनंदी, ओ बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो इन शब्दों में उन्होंने आनंदी की सराहना की। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न है बच्चों और इसका एक गूगल फॉर्म भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो भी प्रश्नोत्तर हैं इसमें, ये हम अगली क्लास में मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगी। तब तक के लिए